नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अपने प्रतिरोधों का संयोजन जो है उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और श्रेणीक्रम संयोजन सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना इसमें है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन जो है वो अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन किया क्यों जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है जब अपने प्रतिरोध जो है वो किसी एक विशेष मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है और अपने वो विशेष मान का प्रतिरोध जो है वो उपलब्ध नहीं होता, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो किया जाता है। या तो अपने को उपलब्ध मानों से अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए या कम मान का चाहिए, तो वो अपने इनके संयोजन से प्राप्त करते हैं। अब कौन से मान से कौन से प्रकार का प्रतिरोध अपने को प्राप्त होगा वो अपने इनके संयोजन जब पढ़ेंगे उनका फॉर्मूला आएगा, वहाँ से अपने देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन की, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन की। प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में देखिए क्या क्या आता है। प्रतिरोधों के जैसे अपने 3 मान मान लिए कि आपके पास में क्या है, R1 R2 3 प्रतिरोध है और इनका क्या करना है, श्रेणीक्रम संयोजन करना है। ये कितना है, R1 है और ये कितना है, R2 है और यहाँ अपने लगा रहे हैं R3 को। तो 3 प्रतिरोध है हमारे पास में और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कोई बैटरी वगैरह आप लोग इसके साथ में जोड़ सकते हो अगर जोड़ना चाहो तो। यहाँ आपने क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया है, तो ये E आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, K आ जाएगी। यहाँ V भी लिख सकते हो आप लोग अगर लिखना चाहो तो। ये A, B और C, ये A, B, C और D, ये 3 पॉइंट आपके पास में आ जाते हैं। इसके अलावा अपने कल डायग्राम में ये भी बना लिया था कि A से B तक V1 विभो है और B से C तक V2 है और फिर V3 है। ये V1, V2 और V3, ये 3 आपके पास में विभो है। R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है और परिपथ में से प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। कितना, I है। तो आप लोगों को पता है कि अपने क्या कर रहे हैं, 3 प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ रहे हैं। जब बैटरी से जोड़ा जाता है, श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणीक्रम में धारा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। जिस मान की धारा यहाँ से जा रही है वो कंप्लीट तार में से होकर के पुनः यहाँ पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में आप लोग देख सकते हो किसी भी प्रकार के या किसी भी प्रकार का कोई परिपथ ऐसा नहीं बन रहा है जहाँ से धारा जो है वो अलग मार्ग में प्रवाहित हो। जिस मार्ग में धारा प्रवाहित हो रही है उसी मार्ग में बहती हुई पुनः बैटरी के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो धारा का विभाजन जो है वो नहीं होगा, परंतु विभव जब आप लोग ज्ञात करोगे, विभवांतर जब आप ज्ञात करोगे, तो तीनों प्रतिरोधों के लिए जो विभवांतर आप ज्ञात करें वो अलग अलग पॉइंटों पर ज्ञात किया जाएगा। जैसे A और B पर ज्ञात करोगे विभवांतर अलग आएगा, B और C पर विभवांतर अलग आएगा और C और D पर जब विभवांतर ज्ञात करोगे तो वो भी क्या आएगा, अलग आएगा। इसलिए इनके मान अपने लिख दिए V1, V2 और V3। कुल विभव जो है या कुल विभवांतर जो है वो कितना आएगा, V के बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये अपने क्या है, विभवांतर के 3 मान है, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे अपने बात करते हैं इन V1 प्लस V2 प्लस V3 की। तो आप लोग जानते हो कि जो ओम का नियम है, एक बार के लिए अपने यहाँ लिख लेते हैं इस साइड, जो ओम का नियम है, ओम का नियम, उससे अपने क्या लिखते आए हैं, ओम के नियम से लिखते आए हैं V इक्वल RI, ऐसा हम लोग लिखते आए हैं। तो जब V1 का आप लोग मान ज्ञात करोगे तो वो कितना आएगा, V1 का मान आएगा V1 बराबर R1 और I सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि परिपथ जो है उसमें कंप्लीट में धारा जो कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। और V2 कितना आएगा, वो आएगा R2 और I। V3 कितना आएगा, वो आएगा R3 और I। और कुल जो आपके पास में तुल्य, इन तीनों का तुल्य विभव जो आएगा उसमें तुल्य प्रतिरोध जो आएगा उसे मैं लिख देता हूँ RS से। किससे लिख देता हूँ, RS से लिख देता हूँ। ये तुल्य विभव V है जो किसके बराबर है, RS और I की। RS जो है वो क्या है, एक तुल्य
प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मान के जो प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, उनकी जगह उनके बराबर मान का एक प्रतिरोध जो लगा देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो V किसके बराबर आएगा, ये आएगा RS I के, और किसके बराबर V1, तो V1 की जगह आएगा R1I, V2 की जगह आएगा R2I और इसकी जगह आएगा R3I। RS श्रेणी क्रम के लिए लिखा गया, यहाँ लिख दोगे RSI और यहाँ I कॉमन आएगा तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, RS का मान आ जाएगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास में क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान है। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, ठीक है। और अगर N प्रतिरोध हमारे पास में होते, यहाँ लिख देता हूँ, यदि N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो क्या होगा, तो RS जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा आपके पास में RN भी आ जाएगा। यानी अगर आप लोग बात करो पॉइंट A और D की, कि पॉइंट A और D के मध्य विभवांतर जो है वो कितना होगा, V होगा। पॉइंट A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो वो कितना होगा, RS होगा, ठीक है। RS तुल्य प्रतिरोध है और विभवांतर तुल्य जो है वो कितना आएगा, V के बराबर आएगा जितने वोल्टेज की आपने बैटरी लगा रखी है। आगे अपने बात करते हैं RS की, तो RS किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और लास्ट में क्या आ जाता है, RN आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि सभी प्रतिरोध समान होते, इसी की बात कर रहे हैं, यहीं पर अगर प्रतिरोध क्या होती, समान होते और कितने प्रतिरोध होते, N होते, तो क्या होता, R1 बराबर R2 बराबर R3 और किसके बराबर, RN के बराबर, और मान लेते हैं किसके बराबर, R के बराबर। तो उस समय RS जो है वो किसके बराबर आता, NR के बराबर आता। RS जो है वो किसके बराबर आ जाता, NR के बराबर आ जाता। यहाँ से आप लोग क्या समझे, यहाँ से आप लोग समझे कि जो तुल्य प्रतिरोध आपके पास में प्राप्त हो रहा है, वो सभी प्रतिरोध जो आपके पास में आ रहे हैं उनमें से किसी एक प्रतिरोध को लो और उसको क्या कर दो, N गुणा कर दो। जैसे अगर 2 प्रतिरोध होते तो 2R आ जाता, 3 होते तो 3R और 4 होते तो 4R और N है तो कितना, RNR। यानी यहाँ N गुणा प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाता, बढ़ जाता है। यानी अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाने होते तो उसमें आप लोग क्या करते, श्रेणी क्रम संयोजन करते और उससे प्रतिरोध आपका N गुणा जो है वो बढ़ जाता, अगर प्रतिरोध का मान क्या होता, सभी का समान होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने, विभव जो है वो भी बन रहा है, विभव V डैश अगर होता तो वो क्या होता, V बटा N, V डैश कितना, V बटा N और RS कितना, NR गुणा, और धारा जो है वो धारा एक समान धारा जो है इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होती रहेगी। तो धारा एक समान प्रवाहित होगी और प्रतिरोध N गुणा हो जाएगा। प्रतिरोध जो है वो कितना गुना हो जाएगा, N गुना हो जाएगा। ये अपने प्रतिरोधों का संयोजन था। और कौन सा संयोजन था, श्रेणी क्रम संयोजन था। यानी जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजित किया जाता है तो प्रतिरोध जो होता है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है, उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और कितना गुना बढ़ जाता है, N गुना बढ़ जाता है। और V डैश जो है वो N गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई बात समझे। आगे बढ़ते हैं अपनी और बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें क्या क्या होता है।
देखो दूसरा, समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोध अगर कौन से क्रम में जुड़े होते, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते तो क्या होता। अपने वही मान लेते हैं कि हमारे पास में कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। आप अपनी मर्जी से कितने ही ले सकते हो, 3, 4, 5 कितने ही ले सकते हो, पर कम से कम 3 लेना, ठीक है। और 3 प्रतिरोध लें और इन्हें कौन से क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है और समांतर में कैसे जोड़ा जाता है ये तो पढ़ चुके हैं ना आपने। जब संधारित्रों का संयोजन किया था तब मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। ये समांतर क्रम अपने बना रहे हैं। समांतर क्रम में सभी जो आपके पास में प्रतिरोध है इनका एक सिरा एक ही पॉइंट पर जुड़ा होता है, ठीक है। और ये सिरा भी एक ही पॉइंट पर जुड़ा रहता है। बीच में कोई बैटरी वगैरह अगर आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इन्हें मान लो जैसे A और ये सिरा क्या होगा, B होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि विभव जो है वो क्या होगा, एक समान होगा, कितना V होगा। पर यहाँ जो धारा जा रही है वो I1, यहाँ कितनी I2 और यहाँ कितनी I3। बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु इस पॉइंट पर आकर के धारा जो है वो 3 भागों में बंट गई, I1, I2 और I3। तो धारा कितने भागों में बंट जाती है, यहाँ 3 भागों में, I1, I2 और I3। और आगे जाकर के फिर इस पॉइंट पर फिर से कितनी हो जाती है, I हो जाती है। आई बात समझ में। यानी समांतर क्रम संयोजन जो है उसमें धारा जो है वो क्या हो जाती है, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। धारा का मान जो है वो है क्या हो जाता है, बदल जाता है प्रतिरोधों के अंदर। परंतु विभव जो है उसका मान अगर आप लोग ज्ञात करोगे तीनों प्रतिरोधों के लिए, जैसे इस प्रतिरोध के लिए धारा तो I1 है, इसके लिए I2 है और इसके लिए कितनी है, I3 है। परंतु जब विभवांतर का मान आप लोग ज्ञात करोगे, विभवांतर का मान ज्ञात करते इसमें आप लोग देखोगे कि विभवांतर तो आपको कहाँ ज्ञात करना है, पॉइंट A और B के बीच में ही ज्ञात करना है। पॉइंट A और B के बीच में अगर विभवांतर ज्ञात करोगे तो वो कितना आएगा, V आएगा। आई बात समझ में। विभवांतर तीनों का एक ही पॉइंट पर जो अपने बना रखा है A और B, उन्हीं पॉइंटों पर क्या होगा, ज्ञात होगा। जैसे अगर आप लोग इस R1 प्रतिरोध की बात करते कि इसके लिए विभवांतर ज्ञात करते तो इन 2 पॉइंटों पर लगाते, ये दोनों पॉइंट आगे जुड़े हुए हैं तो आप लोग A B पर ज्ञात करो या यहाँ ज्ञात करो, एक ही बात होगी। इसके लिए ज्ञात करते तो वो यहाँ ज्ञात करो या यहाँ ज्ञात करो, एक ही बात होती है विभवांतर। और इसके लिए ये तार आपस में जुड़े हुए तो एक ही पॉइंट पर आप लोग ज्ञात कर सकते थे। परंतु धारा जो है वो तीनों में क्या है, अलग अलग है। एक में I1 है, एक में I2 है और एक में क्या है, I3 है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुल धारा की। कुल धारा किसके बराबर है, I के। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। धारा 3 भागों में विभाजित हो रही है और तीनों भाग क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। परिपथ में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, जो किसके बराबर है, तीनों धाराओं के जोड़ के बराबर है। किसके, I1 के, I2 के और I3 के। अब देखो फिर से वही बात कर लेते हैं अपने ओम के नियम से। V किसके बराबर होता है भाई, RI के बराबर होता है। I किसके बराबर होता है, V/R के बराबर होता है। I किसके बराबर होता है, V/R के बराबर होता है। ये I की जगह क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, V/R P। P जो है वो क्या है, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध है। P जो लिखा है ये क्या लिखा है अपने, RP जो लिखा है ये लिखा है समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है। तो ये आ जाता है V/R P। V जो है वो कुल विभव है और ये आएगा V/R1। क्यों आएगा, क्योंकि I = V/R। पहले के लिए फिर लिखेंगे, दूसरे के लिए फिर लिखेंगे, तीसरे के लिए। तो धारा तीनों में अलग, विभव तीनों में समान और प्रतिरोध तीनों का अलग है। I1 किसके बराबर, V/R1 के। I2 किसके बराबर, V/R2 के। I3 किसके बराबर, V/R3 के
बराबर। यहाँ आपने देखा विभव जो है वो तीनों का कितना है, V है, परंतु धारा R1 में I1 जा रही है, R2 में I2 जा रही है और R3 में कितनी जा रही है, I3 जा रही है। धारा का मान तीनों के अंदर क्या है, अलग है। तो यहाँ आपने I1 की जगह क्या लिखा, V/R1 लिखा। I2 की जगह क्या लिखोगे, V/R2 लिखोगे। I3 की जगह क्या लिखोगे, V/R3 लिखोगे। तो ये क्या है, अपने पास में मान है। इसे आप लोग आगे इस प्रकार से लिख सकते हो, V/RP किसके बराबर, V को कॉमन लिया, ये बना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो 1/RP किसके बराबर, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अपना 1/RP किसके बराबर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर है। अगर अपने पास में कितने प्रतिरोध होते, N प्रतिरोध होते, तो क्या होता, देखिए यदि N प्रतिरोध होते, यदि N प्रतिरोध हो तो अगर N प्रतिरोध हो तो उसमें देखिए क्या होगा, N प्रतिरोध होने पर ये बनेगा 1/RP किसके बराबर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस किसके बराबर, 1/RN के बराबर। ये बात आ जाती है अगर हमारे पास में प्रतिरोधों की संख्या कितनी हो, N हो। अगर N प्रतिरोध जुड़े हो तो उस अवस्था में ये सारे मान अपने को प्राप्त होते हैं। आगे देखो, अगर यदि प्रतिरोध समान हो, यदि सभी प्रतिरोध क्या होते, समान होते और N होते, तो उसमें RP जो अपना आता वो आता R/N। कितना आता, RP = R/N। ये समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान है, RP = R/N। और प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा का मान कितना आता, आगे लिख देना, प्रत्येक प्रतिरोध में से, प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा ये आती I' = I/N। तो RP किसके बराबर, R/N के, और I' किसके बराबर, I/N के बराबर। ये तो आपके पास में तुल्य प्रतिरोध का मान है, और ये किसका मान है, ये उसमें से प्रवाहित धारा का मान है। I' = I/N और ये RP = R/N, I' = I/N। ठीक है, तो ये आपके पास में टोटल फॉर्मूले आते हैं इसके लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए। ध्यान रखना, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर तीनों प्रतिरोधों के लिए क्या रहता है, समान रहता है। तो विभवांतर समान रहेगा, धारा बंट जाएगी इस तरीके से। अगर प्रतिरोध समान है तो I' = I/N, 2 हो तो I/2, 3 हो तो I/3, और ये आपके पास में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ आप लोग ये ध्यान जरूर रखना कि ये फॉर्मूला जो आपके पास में आ रहा है, ये 1/RP का फॉर्मूला आ रहा है, यानी 1/RP का आ रहा है। अगर आपको दो प्रतिरोधों के मान देकर के तुल्य प्रतिरोध पूछ लिया जाए तो 1/RP का मान आएगा। RP के मान के लिए संख्या को क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी RP का मान जब ज्ञात करोगे तो जो भी संख्या आएगी वो आगे से क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 1/RP का मान ज्ञात करने पर ये संख्या आपको बदलनी पड़ेगी। ये समांतर क्रम के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने विद्युत सेल। नया टॉपिक है विद्युत सेल। विद्युत
सेल। तो सबसे पहले देखिए विद्युत सेल क्या होता है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। आप लोग लिख सकते हो विद्युत सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत सेल क्या होता है तो आप लोग लिख सकते हो विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। आप लोग ये भी लिख सकते हो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। आप लोग ये भी परिभाषा लिख सकते हो कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती है। या आप लोग ये लिख सकते हो कि सेल क्या है, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। सेल में क्या होता है, सेल में धातु की दो छड़ें होती है। जो सेल अपने पास में होता है उसमें क्या होता है, उसमें धातु की दो छड़ें होती है, धातु की दो छड़ें होती है। और इन छड़ों को क्या कहा जाता है, इन छड़ों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और ये छड़ें जो है वो एक विलयन में डूबी रहती है, उसको कहा जाता है विद्युत अपघट्य। यानी ये छड़ें जो है वो किस में डूबी रहती है, विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबी रहती है। ठीक है, छड़ जो होती है, जो धनात्मक छड़ होती है उसको क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। जो धनात्मक छड़ है उसको क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। और जो ऋणात्मक है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है, जो धनात्मक छड़ है उसे एनोड कहेंगे, जो ऋणात्मक छड़ है उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। अगर डायग्राम की बात करें तो ये आपके पास में एक सेल बन जाता है। ये एक सेल है, ये इस सेल के दो इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, सेल के दो इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। ये विद्युत अपघट्य के अंदर पॉइंट है ए और बी। और ये क्या है, इसमें विद्युत अपघट्य बराबर है। ये अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, सेल में विद्युत अपघट्य जो है उसको भर रखा है। इस विद्युत अपघट्य में सेल जो है वो डूबा रहता है। और यहाँ से यहाँ क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। पी से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये क्या होता है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध होता है, बाहर की ओर प्रतिरोध होता है। लोड जोड़ करके अपने सेल का डायग्राम बनाया है। और सेल का डायग्राम जो है इसके अंदर ये क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। किसी समय की अगर अपनी बात करें तो विद्युत अपघट्य सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड और पॉइंट ए के मध्य जो है वो विद्युत विभवांतर कितना होता है, V पॉजिटिव होता है। सेल जो है इसके ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और जो विद्युत अपघट्य है इसका जो पॉइंट B है इसके मध्य किसी समय विभव जो है वो कितना होता है, V नेगेटिव होता है। विभवांतर की बात करें, एक V पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, V नेगेटिव होता है। जब अपने सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जब अपने सेल से किसी भी प्रकार की धारा नहीं ले रहे होते हैं, उस समय V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव जो है इसका मान क्या रहता है, नियत बना रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो अपने V पॉजिटिव और V नेगेटिव लिख रखा है इसका मान क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। ठीक है, और
बस इतनी बातें इसके अंदर आप लोगों को याद रखनी है। और अब अपनी नया टॉपिक इसमें शुरू हो जाएगा, वो है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल की अपनी बात करेंगे। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल जो उसकी बात करते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, ये मान लेते हैं अपने पास में कोई एक सेल है और सेल से धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, और ये क्या है आपके पास में इसका प्रतिरोध R है। और यहाँ 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक A मान लेते हैं और एक मान लेते हैं पॉइंट B। तो देखिए, सेल से जब धारा प्रवाहित होती है, यानी आप लोग ये मान सकते हो कि वैसे तो अपने ये मानते हैं कि धारा जो है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा के अंदर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। पर टॉपिक को समझने के लिए अपने ये मान लेते हैं कि आपको पता है कि धनात्मक आवेश जो होता है वो नेगेटिव के विपरीत गति करता है, यानी होल जो है उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। किसके? जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन है उनकी गति के विपरीत दिशा में होती है। तो अपने ये मान लेते हैं कि किसी समय क्या होता है कि सिरे ए से धनावेश जो है वो क्या करता है, प्रतिरोध में प्रवेश करता है। यहाँ से कोई एक धनावेश चलना प्रारंभ करता है और वो सिरे ए से क्या करता है, प्रतिरोध में प्रवेश करता है और प्रतिरोध के अंदर गति करेगा, रुकावट आएगी, जिससे वो कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट बी पर पहुँचेगा और ई पर पहुँचेगा। तो जो रुकावट आ रही थी उसकी वजह से जो धनावेश है उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आ जाती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में आ जाती है कमी। यानी सेल के अंदर से धनावेश निकला और वो निकल करके पॉइंट ए पर पहुंचा, ए के पहुंचने के बाद वो प्रतिरोध से गुजरता है और पॉइंट बी पर पहुंचता है। प्रतिरोध के अंदर से गुजरने से जो धनावेश है उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है, पुनः सेल में पहुंचता है। तो सेल क्या करता है, जितनी उसकी ऊर्जा की हानि हुई है तो उस ऊर्जा को पुनः दे देता है। यानी सेल क्या करता है, ये ऊर्जा इसे फिर से दे देगा और फिर से ये क्या करेगा, चक्कर लगाना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, सेल सहित की बात कर रहे हैं, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने के लिए सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा, एकांक आवेश को सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा किस कार्य के लिए, पूरे परिपथ में चक्कर लगाने के लिए क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक आवेश को दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है, एकांक आवेश को सेल के द्वारा पूरे परिपथ में चक्कर लगाने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत वाहक बल कहलाती है। इस ऊर्जा के द्वारा क्या होता है, ये पुनः चक्कर लगा पाता है उस पूरे परिपथ में। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, सेल कौन से परिपथ में होता है, खुले परिपथ में होता है, तो सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है वो विभवांतरी क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये भी इसकी परिभाषा, ये परिभाषा सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, यानी खुले परिपथ में होने का मतलब है जब सेल से किसी भी प्रकार की कोई भी धारा जो है वो नहीं ली जा रही, यानी जब सेल से किसी भी प्रकार की कोई भी धारा जो है वो नहीं ली जा रही, मतलब कोई प्रतिरोध वगैरह उसके साथ में नहीं जुड़ा हो, उस समय सेल या बैटरी जो है उसके दोनों जो टर्मिनल है उन टर्मिनलों पर जो आप लोग विभवांतर ज्ञात करते हो वो विभवांतरी क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान रखना, अपने लिखा है विद्युत वाहक बल, ठीक है, परंतु ये बल नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का विभवांतर है, विभव है, वोल्टेज इसका मात्रक आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। विद्युत वाहक बल को ई से लिखा जाता है, इस प्रकार का ई अपने इसके लिए काम में लेते हैं, कुछ एप्सिलॉन के जैसा ई है ये, या फिर आप लोग सीधा क्या कर सकते हो, कैपिटल ई इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, पर ध्यान रखना ये जो है क्या है, ये एक तरीके का विभवांतर है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का विभवांतर है। कब है विभवांतर, जब सेल जो है कौन से परिपथ में होता है, खुले
परिपथ में होता है। इसको किससे दर्शाया जाता है? इसको ई से दर्शाया जाता है। ये ई है, ई से इसे प्रदर्शित किया जाता है, या तो इस ई से या इस ई से आप इसे